सुप्रभात बच्चों। कक्षा 12 की हिंदी आधार विषय की इस कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरोह भाग 2 में संकलित कविता जिसका शीर्षक है उषा और जिसके कवि हैं श्री शमशेर बहादुर सिंह। श्री शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 में देहरादून उत्तराखंड में हुआ और उनकी मृत्यु 1993 में दिल्ली में हुई। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं: काल तुझसे होड़ है मेरी, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ मैं नहीं, सुकून की तलाश। उन्हें अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार और कबीर सम्मान। आइए कविता का केंद्रीय भाव जानते हैं। उषा कविता में सूर्योदय से पहले, ठीक पहले, पल पल बदलते हुए प्रकृति के रूप को अपने शब्दों के माध्यम से एक चित्र के रूप में कवि ने उभारा है। कवि भोर की आसमानी गति को धरती के हलचल भरे जीवन से जोड़ता है। प्रस्तुत कविता उषा के ठीक पहले के पल पल बदलते हुए प्रकृति का शब्द चित्र है। यहाँ बच्चों शब्द चित्र को समझना होगा। जब एक कवि अपने शब्दों के माध्यम से एक चित्रकार की तरह चित्र बनाता है, उसके पास रंग नहीं है, पेंसिल नहीं है, उसके पास अपना एक पेन है, अपनी एक तूलिका है और उस पेन से वह जो लिखता है वह चित्र की भांति हमारी आंखों के सामने आती है, तब उसे शब्द चित्र कहा जाता है। वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है, गांव की सुबह की कल्पना करता है। वह ऐसे दिन की शुरुआत की कल्पना करता है जहां रंग है, क्योंकि आप जानते हैं सुबह रंगों से भरी होती है। जहां गति है, आप ये भी जानते हैं कि जीवन गति का ही दूसरा नाम है। जीवन तभी होता है जब उसमें गति होती है, परिवर्तन होता है। और भविष्य की उजास है, यानी भविष्य सुंदर होगा, आशा से भरपूर होगा, ऐसी कल्पना है। और हर कालिमा को, हर अंधेरे को, हर निराशा को चीर कर, उसे समाप्त करके प्रकाश की ओर, आशा की ओर बढ़ने का एहसास है। कविता की शैलीगत विशेषताएं। प्रस्तुत कविता एक प्रयोगवादी कविता है, तो निश्चित तौर पर नए प्रयोग हैं, नए प्रतीक हैं, नए उपमान भी हैं और कहीं कहीं पुराने उपमान हैं, तो उनको झाड़ पोंछ कर उनकी चमक को, उनके अर्थ को नया करने का प्रयास है। बिंबों का प्रयोग है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। साधारण बोलचाल की भाषा है, कुछ उर्दू शायरी का प्रभाव सा दिखता है। कुछ सर्वनाम क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों का प्रयोग बड़ी सुंदरता से किया गया है। आइए कविता को समझते हैं, कविता का प्रारंभ करते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अभी गीला पड़ा है को कोष्टक में दिया गया है। उसका अर्थ यह है कि यह समझाने का प्रयास किया गया है कि लीपा था चौका, कच्ची रसोई को, चूल्हे को लीपा गया था, लेकिन अभी वह सूखा नहीं है। आइए इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। प्रातःकालीन आकाश का रंग शंख के समान गहरा नीला है। यहाँ शंख शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ ग्रामीण अंचल की सुबह का वर्णन है। शंख पवित्रता का एहसास देता है, प्रातः काल भी पवित्रता का एहसास देता है और फिर शहरों की अपेक्षा गांव की सुबह ज्यादा पुनीत और पवित्र होती है, इसलिए यहाँ पर शंख शब्द का प्रयोग है। यूं तो नीला शंख होता नहीं है, लेकिन कवि ने यहाँ पर नए प्रतीक, नए उपमान का प्रयोग करते हुए नीली नीली सुबह को, यानी नीले आकाश को, बहुत गहरे काले नीले आकाश को
नीले शंख से जोड़ने का प्रयास किया है। यहाँ बड़ी सुंदरता से उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। भोर के समय नीला रंग थोड़ा हल्का पड़ गया है। वातावरण में थोड़ी नमी दिखाई दे रही है। गीला पड़ा है चौका जो अभी अभी लीपा गया था, क्योंकि आकाश में नमी है। ऐसा लगता है मानो आकाश न हो बल्कि राख से लीपा हुआ गीला चौका हो। बच्चों, आधुनिक समय में हम अपनी रसोई में, हम अपनी किचन में गीला चौका नहीं देखते हैं, लेकिन गांव में आज भी अनेक घरों में कच्चा चूल्हा जलता है और उसकी सफाई करने का ढंग ही ये होता है कि उसे राख से लीपा जाता है। नमी के कारण गीलापन है, इसलिए राख का रंग गहरा सलेटी है और आकाश का रंग भी वैसा ही है। कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ शायद आपको कठिन लगे। भोर, सुबह, प्रभात, नभ, आकाश, चौका, रसोई बनाने का स्थान। रसोई यानी खाना बनाने का स्थान, जहाँ पर कच्चा चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा लगा हुआ है। इन पंक्तियों की विशेषताएं हैं। कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। शंख जैसे में उपमा अलंकार है। सरल सहज शब्दों का प्रयोग है। ग्रामीण परिवेश का सजीव चित्रण है। नए उपमानों का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव इस प्रकार है। कवि प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करता है और कहता है कि सूर्य क्षितिज से ऊपर उठ रहा है और हल्की लालिमा की रोशनी यानी लाल रंग की रोशनी दिख रही है। ऐसा लगता है मानो काले रंग की सिल हो, जिस पर लाल रंग की केसर को पीसने के बाद सिल को धो दिया हो। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि कवि ने सिल का प्रयोग किया है। आधुनिक समय में शहरों में सिल का प्रयोग कम देखने को मिलता है। वहाँ मिक्सी जैसे अन्य सामान आ गए हैं, तो गांव के अंचल का वर्णन करते समय वह सिल का प्रयोग करता है। केसर का प्रयोग करता है, क्योंकि केसर अपने आप में बहुत ही सुगंधित और बहुत ही पवित्र माना जाता है। केसर को पीसने के बाद सिल का धोना, और सिल कैसी, काले रंग की सिल का धोना, ये अपने आप में सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। चित्रात्मकता है, बिंब प्रधान शैली है। अंधेरा काली सिल या सूरज की लाली केसर के समान लगती है। इस समय आकाश ऐसा लगता है मानो काली सिल पर किसी ने लाल खड़िया मल दी हो। अंधेरा काली स्लेट के समान है और सुबह लालिमा के समान, लाल खड़िया के समान दिखाई देती है। कुछ शब्द हैं जो शायद कठिन लगे आपको। सिल, मसाला पीसने के लिए वह पत्थर जिस पर मसाला पीसा जाता है। केसर एक विशेष प्रकार का फूल होता है जो दूध में मिलाकर पीने के काम आता है, दवाइयों में भी काम आता है। उसका रंग बहुत सुंदर होता है, उसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है और ख़ास तौर पर यह कश्मीर में उगाया जाता है। मल देना यानी लगा देना। इन पंक्तियों की विशेषताएं, प्रकृति का मनोहारी वर्णन है। पूरे काव्यांश में आपको बहुत सुंदरता से अलंकार मिलेंगे। बहुत प्यारे तरीके से उपमा अलंकार का प्रयोग है। मुक्तक छंद है, यह आप जानते ही हैं। बिंब है, सरल सहज खड़ी बोली है। आइए कविता को आगे बढ़ाते हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। कवि ने भोर के पल पल बदलते हुए दृश्य को यहाँ पर उकेरा है, वर्णन किया है। वह कहता है जैसे आकाश में अब नीला रंग छाने लगा है, सूर्य की सफ़ेद रंग की आभा दिखाई देने लगी है और इसे देखकर ऐसा लगता है मानो नीले नीले पानी में कोई गोरे रंग की स्त्री, गोरे देह वाली स्त्री नहा रही है और उसकी देह हिल रही है। हवा धीमी है और नमी के कारण
सूर्य का प्रतिबिंब हिलता हुआ प्रतीत होता है। कुछ समय के बाद सूर्योदय हो जाता है और सुबह का यह पल पल बदलता हुआ सौंदर्य समाप्त हो जाता है। ये एक जादुई सौंदर्य था। इस सुंदरता का एक जादुई प्रभाव था जो सूर्योदय होने के बाद समाप्त हो जाता है। शब्दों के अर्थ देखेंगे। गौर, गोरी, झिलमिल, हिलती हुई, मचलती हुई, देह, शरीर, जादू, आकर्षण, सुंदरता, उषा, प्रातःकाल, सूर्योदय, आप जानते हैं सूर्य का उदित होना। विशेषताओं में सुंदर बिंब हैं, ये आप पहले से देख रहे हैं। संयोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है और यहाँ पर सरल भाषा का प्रयोग है, मुक्त छंद है। बहुत ही सुंदरता से प्रकृति का पल पल बदलते हुए उसके रूप का वर्णन किया गया है। बच्चों, ये कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के उत्तर आप खोजेंगे और इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आशा है आपको पूरी कविता अच्छी तरह समझ आई होगी और आपने इस सुंदर सी छोटी सी कविता का आनंद उठाया होगा। कुछ और प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में, बोर्ड के स्तर की परीक्षाओं में बार बार आते हैं। इन्हें भी आपको करना है जिससे कि आप इस कविता को अच्छी तरह तैयार कर सकें। बच्चों, इस कविता में एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है। जीवन मूल्य यह है कि जब कभी भी अंधेरी रात होती है उसके बाद सूर्योदय अवश्य होता है। अर्थात जीवन में जब कभी भी निराशा आए तो उससे निराश नहीं होना चाहिए। उस निराशा के बाद निश्चित तौर पर आशा का समय आएगा। ऐसा समय ज़रूर आएगा जब हम आशा से भरकर अपने जीवन को जिएंगे। आज के समय में जब हम लॉकडाउन में बंद हैं, तरह तरह के हम पर बंधन हैं, हम डरे हुए हैं, तो हमें इस कविता से यह सीख लेनी चाहिए कि यह समय ज़रूर बदलेगा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा। आगे आने वाला समय, भविष्य का समय ज़रूर ऐसा होगा जिसमें हम कामयाब होंगे और कामयाब होकर मानवता जीतेगी। बच्चों, इस कविता से संबंधित आपको जो भी अन्य जानकारियाँ चाहिए, प्रश्नों के उत्तर के संबंध में मदद चाहिए, तो आप मेरे ब्लॉग पेज को खोलकर उसमें मदद प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी को फिर से धन्यवाद। आपने इस कविता को ध्यानपूर्वक सुना, पढ़ा। आप सभी को नमस्ते, आप सभी को शुभाशीष। धन्यवाद।